Good morning, students. Today we discuss the next part of the chapter 9, planning and sustainable development in the Indian context. इससे पहले हमने आपको बात की थी व्हीकल प्लानिंग के बारे में, किस प्रकार से हमारे देश में प्लानिंग होती है और उसके तहत फिर जो प्लानिंग की जाती है अलग अलग रीजन वाइज, तो उसमें एक केस स्टडी का हमने स्टडी किया था, उसमें था बरमौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। The term development is generally used to describe the state of particular societies and the process of changes experienced by them. इसे समय के साथ देखते हैं, हमारा एक्सपीरियंस होता है सोसाइटी में, एक पार्टिकुलर चेंज आता है स्टेज वाइज। During a fairly large period of the human history, the state of the society has largely been determined by the interaction processes between the human societies and their biophysical environment. यानी इंसान जो है वो उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसका जो एनवायरनमेंट है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन में करता है जिस तरह की उसके पास टेक्नोलॉजी, जिस प्रकार का उसके पास नॉलेज, धीरे धीरे जो है वो प्रोग्रेस करता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि प्रोग्रेस से कई कंट्रीज में बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उसका कहीं न कहीं एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है। The process of the human-environment interaction depend upon the level of technology institutions developed by the society। यानी वहाँ पर जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, वो वहाँ की संस्थाएं किस प्रकार की हैं, इनका जो डेवलप है वो किस प्रकार से हुआ है, जो वहाँ की सोसाइटी द्वारा। यानी सोसाइटी के मतलब अभी हमारे समाज में जो लोग हैं, वो उनका जो लेवल क्या है, वहाँ पर एजुकेशन कितनी है, उनकी सोचने की शक्ति कितनी है। स्टार्टिंग में मनुष्य जो ज्यादा कोई उसके पास टेक्नोलॉजी थी, लेकिन धीरे धीरे आज वो टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हो गया और बहुत से एडवांस कंट्री है, कोई भी कंट्री है वहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। While the technology and institutions have helped in the increasing the pace of human environment interaction, जैसे टाइम चेंज होता है तो उसका जो इंटरेक्शन का जो मेथड है वो चेंज होता है और उसमें उसकी मदद करता है। यानी जो इंस्टीट्यूशन है, जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ उसको डेवलपमेंट करने में काफी मदद करता है और जिसके कारण फिर उसका जो मोमेंटम दस जनरेट टू द रिटर्न, और जो मोमेंटम है यानी उसके अंदर एक मोमेंटम होता है, एक गति आ जाती है, जो गति है वो तेज हो जाती है और उसको जनरेट करता है एक्सीलरेटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। यानी उसको एक एक्सीलरेटर मिल जाता है, बहुत ही तेज गति मिल जाती है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड द क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो उसके बाद फिर वो सारा का सारा सिस्टम उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है और वहाँ पर बहुत बड़ी संस्थाएं खुली जाती है और उसके बाद इंसान जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है। पूरी जो सोसाइटी है, पूरा जो उसका एक एरिया है वो डेवलप हो जाता है। तो इसमें अल्टीमेटली बच्चों बात ये है कि जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी कंट्री है, कोई भी रीजन है, उसका जो डेवलपमेंट है, तो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ के जो लोग हैं, उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है और उसके बाद उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, उसका एग्रीमेंट बढ़ जाता है और फिर वहाँ एक अच्छा माहौल बन जाता है। हेंस द डेवलपमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करते हैं मल्टी डायमेंशन, कि एक फील्ड में हमने डेवलप कर लिया लेकिन जो बाकी जो फील्ड है वो नहीं। तो इसमें हम चहुमुखी की किस बात, मल्टी डायमेंशन की बात करते हैं। अब द इकोनॉमी सोसाइटी, तीनों का इकोनॉमी वहाँ की अच्छी हो, सोसाइटी अच्छी, एनवायरमेंट, तीनों के बीच का, यानी कि एक भी अगर वहाँ की इकोनॉमी अच्छी है लेकिन सोसाइटी ठीक नहीं है, एनवायरमेंट ठीक है, तो भी उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, उसको हमने डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है कि तीनों का आपस में जो है एक बैलेंस्ड, हम प्रोग्रेस करें लेकिन उसका जो किसी के ऊपर जो साइड इफेक्ट ना पड़े, इस प्रकार की हम बात कर सकते हैं। The concept of development is dynamic and has evolved during the second half of the century। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का डायनेमिक है, वो स्टैटिक नहीं है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, टाइम टू टाइम उसके अंदर बड़ा परिवर्तन आ जाता है। इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट वाज सिनोनिमस एज टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। हम तो पहले बात करते थे, उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात करते हैं तो कई तरह आर्थिक विकास की बात करते हैं, जिसपे कंट्री में भी आर्थिक वृद्धि ज्यादा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द टेम्पोरल इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी उस कंट्री में जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, वो कितना है, एंड पर कैपिटा इनकम। इस प्रकार से हम जो कोई भी कंट्री है उसकी इकोनॉमी है, अगर उसकी बात करते हैं वहां पर भी पर कैपिटा इनकम कितना है, कंजप्शन कितना है, प्रोडक्शन कितना होता है, इस प्रकार के कुछ ये मेजर्स है, इनके द्वारा मापते हैं कोई भी कंट्री है, ये इकोनॉमिक्स का पॉइंट है। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना है, उसके बाद एनएनपी आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना होता है,
पर कैपिटा इनकम कितनी है, और पर कैपिटा किसी भी चीज का जो कंजप्शन है वो कितना है, डिपेंड करता है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो किस प्रकार की प्रोडक्शन होगा, उनकी इनकम होगी, तभी जाकर के वहाँ वो कंजप्शन कर सकेगी. But even the countries having the high economic growth experience a speedy rise in the poverty because of the its unequal distribution. लेकिन इसमें यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी कंट्री के रिसोर्स नहीं है, बहुत पॉवर्टी ज्यादा है, तो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. सो इन द 1970s द रेजिस सच एज द रिडिस्ट्रीब्यूशन विद द ग्रोथ एंड इक्विटी वर इक्वल. तो ग्रोथ उसमें वहां पर देखिए उसको दोबारा जो है वो पुनः वितरित किया गया, द ग्रोथ एंड इक्विटी. वहां पर ग्रोथ कितनी है, इक्विटी कितनी है, जिस समाज में देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सोसाइटी ओवरऑल देखें तो वहां की ग्रोथ, लेकिन उसमें एक समानता नहीं है. मान लीजिए अगर इंडिया की बात करते हैं, उड़ीसा में बहुत गरीब लोग हैं, हरियाणा पंजाब में ठीक, बिहार के लोग गरीब, इक्विटी नहीं है. जिस सोसाइटी में जितनी ज्यादा इक्विटी होगी वो ज्यादा जो है वो अच्छा प्रोग्रेस करेगी. वो इनकॉर्पोरेटेड इन द डेफिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट व्हाइल द डीलिंग विद द related to the distribution and equity. It was realized that the concept of the development cannot be restricted to the economic sphere alone. इसमें कोई भी एक चीज को नहीं कर सकते भाई वहां पर इकोनॉमिक स्पीयर किस प्रकार है, उसके साथ साथ और भी बहुत चीजें होती है. जैसे हम सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी में अगर मान लीजिए क्राइम बहुत ज्यादा, तो उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे. और कई प्रकार की हमारे कई कई कंट्री ऐसे जहाँ पर सोशल डिस्प्यूट होते हैं, रिलीजियस डिस्प्यूट होते हैं, उसके कारण जो प्रोग्रेस नहीं. It also includes the issues such as the improving the well-being and living standard of the people. Well-being कितना है वहाँ पर, और living standard of the people, लोगों का जो living किस प्रकार है, availing of the health facility किस प्रकार की, एजुकेशन कैसी है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. यानी कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंट्री जो वहाँ पर पूरे समाज को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, भाई सभी को जो है बराबर का अधिकार है. द पॉलिटिकल सिविल राइट्स, तो पॉलिटिकल उसके अनुसार जो समाज में कोई भी है जिसकी कोई, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सी, पहले अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो बहुत सी हमारे जो सेक्शन है सोसाइटी के वो बिल्कुल पिछड़े थे, बैकवर्ड थे. आज भी देखते हैं कि बहुत बैकवर्ड एरिया, कुछ लोग बहुत बैकवर्ड. लेकिन यहाँ पर अगर हम एक समानता की बात करते हैं, सभी को एक राइट है, यानी चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, किसी भी फील्ड में हो, सबको जो एक बराबर का राइट मिलता है, तब जाकर उसको डेवलपमेंट हो. By 1980s, development emerged as a concept the encapsulating widespread improvement in the. उससे पहले क्या था कि ये जो अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट emerged कि वो एक इनकैप्सुलेटिंग होता है, एक उसमें बंधा हुआ था, यानी एक उसके बीच में बहुत चीजें थी. लेकिन उसके बाद जो है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट है और इसकी चीजें बाहर निकल के in the social as well as the material well-being of all the societies. The notion of the sustainable development emerged as the wake of sudden rise in the awareness of environment issues in the late 1960s. अब 1960s के बाद ध्यान लोगों को भी ये इसके साथ साथ जो सस्टेनेबल, पहले इस प्रकार की बात नहीं होती. सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर बात करते हैं तो उसमें होता भी कि कंटिन्यूटी उसके अंदर होनी चाहिए और उसका एनवायरमेंट के ऊपर या किसी के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं करता, उसके अंदर कंटिन्यूटी की बात. This concept in 1960s in the Western world. It affected the concern of the people about the undesirable effect of the industrial development on the environment. तो इसकी जो अनडिजायरेबल इफेक्ट होगी इंडस्ट्रियल, कई इंडस्ट्री से इंग्लैंड की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ और उसका एनवायरमेंट के ऊपर बहुत बुरा असर. पब्लिकेशन The publication of the population bomb by the Ulrich in 1960 book published in 1968. The population bomb by the Ulrich 1968 and the limits to the growth by the Meadows and the others in 1972 further raised the level of the fear among the environmentalists in particular and people in general. The sets of the scenario for the emergence of the ये दो बुक जो है वो प्रकाशित होने के बाद काफी जो है उसके अंदर ध्यान दिए गए. Meadows and others in 1972 further raised the level of the fear among the environmentalists in particular and people in general. This sets in the scenario for the emergence of the new models of development under the broad phrases sustainable development. फिर ये इसका जो मीनिंग है वो काफी ब्रॉड हो, पहले नहीं था. Concerned with the growing opinion of the world communities on the environmental issues, the United Nations established a World Commission on Environment. जो है वो यूनाइटेड नेशन ने एक वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट के ऊपर एंड डेवलपमेंट WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ये स्थापित किया गया.
headed by the Norway Prime Minister Gero Harlem Brundtland. उसके ये अध्यक्ष थे. The Commission gave its the report, also known as the Brundtland report के नाम से फेमस है. इसका टाइटल था Our Common Future. In 1987 में एक प्रकाशित हुई थी. इसका नाम था भी हमारा जो कॉमन फ्यूचर किस प्रकार का. अगर हम इसी प्रकार से एक तरफ प्रोग्रेस करते लेकिन दूसरी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम का क्या होगा. The report defines sustainable development as a development that meets the needs of the present. यहाँ पर बहुत जरूरी है. Development that meets the needs of the present. हमारे जो इस समय की जो हमारी नीड्स हैं, प्रेजेंट नीड्स हैं, उसको पूरा करें. Without compromising the ability of the future generation. लेकिन हमें जो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके साथ हमें कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा. To meet their the own needs. भाई हम अपनी उसके लिए जो है आने वाली पीढ़ियों का विनाश कर दे तो ये नहीं होगा. तो हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी. हमारे जो नीड्स हैं उसको मीट करना पड़ेगा, हमें पूरी करनी पड़ेगी. लेकिन द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. लेकिन नहीं कि आने वाले टाइम में कुछ भी छोड़े, सब कुछ जो है वो उसको कंज्यूम कर करके और उसका एनवायरनमेंट जो खराब हो जाए. तो इसके मायने है बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Sustainable development takes care of the ecological. इकोलॉजी एनवायरनमेंट की अगर बात करें, इकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है इसमें इंटररिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट. यानी अगर हम बात करें भी इंटररिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, इसमें एक बैलेंस है. जैसे अगर आज की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट की बहुत सी समस्या है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन. बड़े बड़े शहरों में बड़ी दिक्कत आती है. अभी जैसे हम बात करेंगे, अभी अक्टूबर का महीना है तो हमारे यहाँ पर हार्वेस्टिंग सीजन चलेगा राइस का, हरियाणा पंजाब में, और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. उसका पोल्यूशन दिल्ली तक पहुँचता है. तो पराली होती है जो राइस की, तो उसको जला जाता है, किसान नहीं मानते, लेकिन उसके कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन. उसका मेन कारण यह है कि टेम्परेचर कम हो जाता है. अब गर्मियों में तो होता है, लेकिन गर्मियों में उसके कारण ऊपर जाता है, लेकिन धीरे धीरे बहुत धुआं. और जितने भी बड़े बड़े शहर या गांव हम देखते हैं, कई बार बड़ी समस्या आती है. तो अभी आने वाली है अक्टूबर नवंबर में, स्टार्ट हो चुका है वो, यानी अक्टूबर नवंबर का महीना, खासकर से 15 नवंबर तक ये प्रॉब्लम रहती है जब तक पराली लोग चलाते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्स केयर ऑफ द इकोलॉजी ध्यान रखें, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम. इन चीजों का ध्यान रखें आप इस प्रकार से. यानी इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम एंड इस प्रकार से देख सकते हैं. ये नेक्स्ट इसमें लेट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ द सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है प्लीज. तो मैं ये बता रहा आपको, फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड enable the future generation to use the resources. It takes into account the development of the whole humankind which have the common futures. तो इस प्रकार से हमें जो रिसोर्सेज उनको कंजर्वेशन करना चाहिए ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसको यूज कर सके. It takes into the account of development of the whole humankind which have the common future, ताकि हमारा जो कॉमन फ्यूचर बचा रहे. ये था बच्चों आपका डेवलपमेंट के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब इसमें एक और केस स्टडी दी गई है हमारे यहाँ पर. केस स्टडी इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में आपने सुना हो. इसका नाम पहले राजस्थान कैनाल था, तो एक केस स्टडी है, इसके बारे में बताएंगे आपको. इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया. इंदिरा गांधी कैनाल प्रीवियसली नोन एज द राजस्थान कैनाल, इसका जो पहले नाम था वो राजस्थान कैनाल था, is one of the largest canal system in India, conceived by the Conversion in 1948. The canal project was launched on the 31st March in 1950. इसकी एक हिस्ट्री कह सकते हैं, कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट किया इसको. The canal originated at the Harike Barrage in Punjab and run parallel to the Pakistan border at an average distance of the 40 km in the Thar Desert. दूसरी राजस्थान. And the total planned length of the system is the 9,060 km, catering to the irrigation needs of a total cultivable command area of the 19.63 lakh hectares. Out of the total command area, about 70% was advised to be irrigated by the flow system. 70% जो है वो फ्लो सिस्टम होता है, and rest by the lift system. क्योंकि जो
अंडुलेटेड एरिया आ जाता है, उस पानी ऊपर भी जाता है, फिर लिफ्ट को चलाता है। इस प्रकार से द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द कैनाल सिस्टम हैज बीन कैरिड आउट थ्रू द 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस में इसका जो है ये क्वेश्चन किएगा। कमांड एरिया ऑफ द स्टेज 1 लाइज इन द गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नदर्न पार्ट ऑफ द बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। इट हैज ए जेंटली एंडुलेटिंग, देखिए यहाँ पर थोड़ा कम एंडुलेटिंग टोपोग्राफी, and the cultivable command area is 5.53 lakh hectares. The command area of the stage 2 is spread over the Bikaner, यानी 2 स्टेज में इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा। पहले जो डिस्ट्रिक्ट है इसके बच्चों, उसमें गंगानगर, आपने सुना फेमस डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़, और नदर्न पार्ट ऑफ द बीकानेर। उसके बाद सेकंड स्टेज है, उसमें था आपका ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट। ये राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं, कभी आप नाम सुनो। Covering the cultivable command area of the 14.10 lakh हेक्टेयर। हेक्टेयर के बारे में आपको बताया कितना होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू जो है वो 2.5 जो है वो एकड़ होता है, और 1 एकड़ जो है वो उसके अंदर 8 कनाल होते हैं, और एक कनाल में 20 मरला होता है बच्चों। और एक जो मरला होता है, अगर मरले की बात करते हैं तो उसमें लगभग जो है वो 25 स्क्वायर यार्ड होता है। It comprises a desert and land dotted with the shifting sand dunes and temperatures of the 50 डिग्री in the summer। देखिए यहाँ का जो टेम्परेचर की बात करते हैं राजस्थान की, चूरू डिस्ट्रिक्ट है और स्प्लिट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में 50 डिग्री से ज़्यादा रहता है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। इन द लिफ्ट कैनाल द वाटर इज लिफ्टेड टू द लेक टू द फ्लो। यहाँ पर से जो लिफ्ट के द्वारा उठाया जाता है इस प्रकार से, अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड, against the slope of land, and ऊपर रहता है। All lift canal of Indira Gandhi canal system originate at the left bank main canal, while the canal on the right bank main canal flow the channel। देखिए इसका जो लेफ्ट है वो सारा लेफ्ट उठा जाता है, वो लिफ्ट रहता है, और जो राइट है वो सारा का सारा फ्लो से होता है। Irrigation in the stage 1 command area of the canal was introduced in early 1960s में जो है वो इसका जो मेन मकसद था वो इरिगेशन का था। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअली ये इरिगेशन कैनाल नहीं है सही मायने में, एक सिक्रेसी है इसके अंदर, ये डिफेंस कैनाल है। डिफेंस कैनाल क्यों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें, ये डिफेंस कैनाल है बच्चों। और डिफेंस कैनाल का मतलब ध्यान से देखें, इस मैप को आप ध्यान से देखें, ये पाकिस्तान के साथ साथ जा रही है, ये एक पाकिस्तान के साथ साथ ये डिफेंस कैनाल है। नहीं, कई बार पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा होता है तो इसमें उसको यूज किया जा सकता है, इसलिए इसका एक जो मेन जो स्ट्रेटजी इसके अंदर है वो डिफेंस कैनाल के रूप में, लेकिन इसका यूज हम जो इरिगेशन भी करते हैं, इसके अंदर हम सिप उतार सकते हैं इस प्रकार से। तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ है, तो इसलिए इसको हम डिफेंस कैनाल भी कहते हैं, लेकिन बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा इस प्रकार का जिक्र नहीं मिलेगा, तो मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए, डिफेंस कैनाल है एक्चुअल में, और इसको इरिगेशन पे यूज किया। So irrigation in the stage 1 command area of the canal was introduced in early 1960s, whereas the command area of the stage 2 began receiving the irrigation in the mid 1980s. The introduction of the canal irrigation in this dry land has transformed its the ecology। यानी वहाँ की जो देखिए, पहले जो राजस्थान था बच्चों, उसमें इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं थी, देयर वाज नो इरिगेशन फैसिलिटी, लेकिन जैसे से इंदिरा गांधी कैनाल थी तो वहाँ की जो इकोलॉजी है, आज वहाँ देखिए राजस्थान का बहुत सारे इस प्रकार का, जहाँ पर पहले कुछ नहीं होता था, अब वहाँ पर राइस होता है, गन्ना होता है, और वहाँ पर बागवानी होती है। तो इस प्रकार से उसकी जो इकोलॉजी, उसको ड्राई लैंड हैज ट्रांसफॉर्म इट्स द इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी वहाँ की इकोलॉजी चेंज होगी, इरिगेशन होगी, उसके कारण वहाँ पर अच्छी पैदावार होगी, पैदावार होने से उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी, और सोसाइटी में जो चेंज आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो चेंज होगा। इस प्रकार से ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कई बार तो क्वेश्चन आता है, कभी यहाँ पर जो कैनाल निकली है इसके कुछ से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और नेगेटिव क्या है। इट हैज इन्फ्लुएंस्ड द एनवायरमेंट कंडीशन ऑफ द रीजन बोथ पॉजिटिवली एज वेल एज द नेगेटिवली, दोनों इस प्रकार के नेगेटिव है इसका कुछ। The availability of the soil moisture for the longer period of time and various afforestation and pasture development program under the CAD command area development have resulted in ग्रीनरी इन द लैंड। अब वहाँ पर इस प्रकार से मॉइस्चर हो गया, अफोरेस्टेशन हो गया, आसपास के ग्रीनरी बहुत ज्यादा होगी, ये इसका एक अच्छा रिजल्ट था। दिस इज आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द विंड इरोजन और सिल्टेशन ऑफ द कैनाल सिस्टम। पहले वहाँ पर विंड होता था, रेत था, रेत नहीं रहा, तो जिसके कारण जो विंड का इरोजन है वो वहाँ पर धूल चलती थी, वो नहीं होता।
But the intensive irrigation and excessive use of the water has led to the emergence of the twin environmental problem. लेकिन बहुत ज़्यादा वाटर के यूज करने से इंटेंसिव इरिगेशन के कारण वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या और ये इसके नेगेटिव इफेक्ट बच्चों। वाटर लॉगिंग होगा तो मच्छर वहाँ पर पैदा होंगे और वाटर जो लेवल ऊपर आ जाता है। और उसके अलावा हम अगर बार बार इरिगेशन करते हैं कोई भी क्रॉप्स है, कोई भी लैंड है, तो उसके अंदर जो है वो सोइल सैलिनिटी जो मिट्टी की लवणता है उसमें जो अगर बात करते हैं सैलिनिटी है तो वो ज्यादा हो जाती है, उस प्रकार से भूमि खराब हो जाती है। ये भी इसका एक रिजल्ट है। Introduction of the canal irrigation has brought about a perceptible transformation in the agriculture economy. इसके अलावा वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म इरिगेशन के कारण जो सिस्टम जो सारा चीज़ होगा। Soil moisture has been a limiting factor in the successful growing of the crops in these areas. Spread of the canal irrigation has led to the increase in cultivated area. उसका जो कल्टीवेटर बढ़ गया एंड इंटेंसिटी ऑफ द क्रॉपिंग, और जो जैसे मान साल में पहले एक फसल होती थी, अब जो वहाँ पर 2 या 3 फसल होगी क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटी। द ट्रेडिशनल क्रॉप, अब वहाँ पर जो पहले क्रॉप होती थी, चना होता था, बाजरा होता था, ज्वार होता था, अब उनको रिप्लेस कर दिया वीट, कॉटन, ग्राउंड एंड राइस। तो देखिए जो पहले वहाँ पर जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी उसको रिप्लेस कर दिया गया। पहले वहाँ पर चना होता था, चने की जगह वीट होता है, बाजरा होता था, बाजरे की जगह कॉटन होने लगी, राइस होने लगी, ज्वार बाजरे। इस प्रकार से जो क्रॉपिंग पैटर्न उसके अंदर वहां पर चेंज हो गया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द इंटेंसिव इरिगेशन। दिस इंटेंसिव इरिगेशन नो डाउट इनिशियली हैज लीड टू द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी, और उसके कारण जो लाइव स्टॉक तो वहां का उसके अंदर बढ़ गया। दिस हैज आल्सो कॉज्ड द वाटर लॉगिंग। तो ये सारा का सारा जो है वो वाटर लॉगिंग के कारण भी हुआ है। वाटर लॉगिंग एंड सोइल सैलिनिटीज एंड दस इन द लॉन्ग रन इट हैम्पर्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर। लॉन्ग में जाकर के इसका कहीं की जो नुकसान भी होता है इस तरह से। उसके बाद मेजर टू द फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस प्रकार से इसका जो है मेजर किया जाए। भाई हम इसको कैसे मेजर करते हैं, इसके कौन कौन से उपाय हैं। मेजर होता है उपाय करना, प्रमोशन ऑफ, यानी वहां पर हम कौन से उपाय करेंगे ताकि ये जो प्रोजेक्ट निकालेगा उसका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वहां पर क्या करें। यानी देखिए जहां पर जिस प्रकार का एनवायरमेंट है तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं भी, उसके अनुसार हम काम करें, उसके अनुसार क्रॉप उगाएं और अन्य जो चीजें वो करें। The ecological sustainability of Indira Gandhi Canal project has been questioned by the various scholars. बहुत से स्कॉलर्स के ऊपर जो है वो सवाल उठाए। Their point of view has also largely been validated by the course of the development this region has taken during the last 4 decades, which has resulted in the degradation of the physical environment. काफी पिछले 40 सालों से 4 decades से जो है यहाँ का लैंड का डिग्रेडेशन, निम्नीकरण, यानी लैंड जो वो जो पहले थी वो नहीं थी, गुणवत्ता नहीं थी। It is a hard fact that the attaining the sustainable development in the command area requires the major thrust upon the measures to achieve the ecological sustainability. अब हम वहाँ पर कौन कौन से उपाय करें जिसके कारण वो इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी जो है उसको गेन कर सके, अचीव कर सके। Hence, the 5 of the 7 measures proposed to promote the sustainable development in the command area are meant for restore the ecological balance, ताकि उसके अंदर जो रिस्टोर कर सके इकोलॉजिकल बैलेंस। The first requirement is strict the implementation of the water management policy. अब सबसे जो पहले जो स्ट्रिक्ट अभी वहाँ पर जो वाटर है उसको मैनेजमेंट के इस प्रकार की पॉलिसी बनाए। The canal project advises protective irrigation in the stage 1 and extensive irrigation of the crops and passive development in the stage 2. देखिए पहले जो चीज थी, पहले जो उसमें कभी प्रोटेक्टिव इरिगेशन होता है, जब कोई फसल खराब हो जाती है तब तभी पानी दे दे उसको, फसल को बचा सके, चलिए फर्स्ट ईयर। लेकिन सेकंड में क्या होगी, एक्सटेंसिव इरिगेशन को एक्सटेंड किया था बहुत ज्यादा, क्रॉप्स एंड पास्ट डेवलपमेंट द स्टेज उनको बढ़ा दिया सेकंड स्टेज। इन जनरल द क्रॉपिंग पैटर्न शैल नॉट बी इंक्लूड द वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। आमतौर पर क्या है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है शैल नॉट बी इंक्लूड इन द वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जो वाटर इंटेंसिव राइस उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, तो इन फसलों को जो शामिल नहीं करना चाहिए। इट शैल बी एडेड टू and people shall be encouraged to grow the plantation crops such as the citrus fruits. इस प्रकार से उनको कहा कि लोगों को भाई इस प्रकार के क्रॉप्स उगाए, प्लांटेशन क्रॉप्स, सिट्रस से वहाँ पर जैसे बात करते हैं नींबू है, मौसमी है, संतरा है या किन्नू है, किन्नू की खेती काफी होती है, तो इस प्रकार की क्रॉप्स उगाए, अभी राइस की बजाय इस प्रकार की क्रॉप्स उगाए। The command area development programs such as the lining of the water courses, land development and leveling, and the Varabandi system, equal distribution of the canal water in the command area of the outlets shall be effectively implemented to reduce the convenience, the loss of water. देखिए यहाँ पर क्या है, वाराबंदी क्या होती है बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा।
जैसे कोई कैनाल निकलती, कैनाल के बाद उसकी फिर जो है आगे जाकर के बहुत छोटी छोटी ब्रांचेज, एक माइनर होता है कैनाल से, माइनर, माइनर के बाद फिर जो है उसके अंदर यानी एक कह सकते हैं छोटी 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 फिर सब माइनर होती है, बहुत ज्यादा माइनर होती है। तो उसमें एरिया होता है, एक एरिया के अंदर ये माइनर है, उसके अंदर कितनी लैंड आती है, जिसकी इतनी लैंड होती है 1 एकड़ के हिसाब से, माने 1 एकड़ में 1 घंटा आपको पानी मिलेगा, उसको बोलते हैं वाराबंदी। तो इसको वाराबंदी सिस्टम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर कैनाल। तो मान लीजिए किसी एरिया में ये कैनाल है, तो उसमें वहां पर टोटल लैंड कितनी है, उसमें पानी कितना जाता है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से जो है वो इक्वल वाराबंदी करते हैं, वाराबंदी। तो ये जो बच्चे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बच्चे हैं, जो फार्मर फैमिली से, वो ज़्यादा समझ सकते हैं जहाँ पर इरीगेशन इस प्रकार की जो कैनाल इरीगेशन सिस्टम, हरियाणा में कैनाल इरीगेशन सिस्टम काफ़ी है, नॉर्थ इंडिया में तो कम है, नॉर्थ हरियाणा में तो, लेकिन अगर साउथ हरियाणा की बात करते हैं, सेंट्रल हरियाणा की, तो वहाँ पर काफ़ी है, पंजाब में काफ़ी है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी है। द एरिया अफेक्टेड बाई द वाटर लॉगिंग एंड द सोलिसिटी शैल बी रिक्लेम्ड। अब जो एरिया अफेक्टेड होगा वाटर लॉगिंग के अलावा से, उसको रिक्लेम करें, उनको सुधार करें। इस प्रकार के बहुत से कुछ प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे भी सोयल के अंदर जिप्सम डाला जाता है और कई प्रकार के ट्रीटमेंट किए जाते हैं, आजकल सोयल टेस्टिंग किए जाते हैं। द इको डेवलपमेंट थ्रू द अफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट, ये वो कुछ उपाय भी, वृक्षारोपण करके शेल्टर बेल्ट बनाकर, प्लांटेशन एंड पास्टल डेवलपमेंट इज नेसेसरी पार्टिकुलरली इन द फ्रेगल एनवायरनमेंट ऑफ द स्टेट, सेकंड स्टेज। इस प्रकार से हम जो है इस प्रकार की जो जमीनें पड़ी हैं, तो उसमें हम अफॉरेस्टेशन करके शेल्टर बेल्ट बना करके, तो ये भी हम कर सकते हैं, ताकि उससे जो वहाँ का जो इकोलॉजी है वो ठीक हो जाए। The social sustainability in the region can be achieved only if the land localities having the poor economic background are provided the adequate the financial and institutional support for the cultivation of land। अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई समाज में जिनके पास कम जमीन है, फाइनेंशियली कोई उसकी इस प्रकार से कंडीशन नहीं है, वो कोई काम कर सकता, तो सरकार को उसको आजकल बहुत से प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, कुछ जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, या वहाँ पर कुछ स्पेशल पैकेज दिया जाता है, कुछ लोगों को सब्सिडी मिलती है, जैसे कोई डेयरी फार्मिंग करना चाहता है या और कोई इस प्रकार की जो बागवानी करना चाहता है, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और सरकार के द्वारा जो है फाइनेंशियल मदद दी जानी चाहिए। अगर मिल जाती है तो उसमें एक सोशल स्टेबिलिटी होगी, यानी सोशल समाज में जो है एक बैलेंस हो जाएगा, इम्बेलेंस नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए उनके पास जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन है, उनके पास ज्यादा प्रोग्रेस होगी, लेकिन जो लोग जिनके पास कम जमीन है तो वो पीछे रह जाते हैं। तो इस प्रकार से एक सोशल स्टेबिलिटी जो है वो भी बहुत जरूरी है। The economic stabilities in the region cannot be attained only through the development of agriculture and animal husbandry. The agriculture and allied activities have developed along with the other sector of the economy. This shall lead to the diversification of economic base and the establishment of the functional linkage between the basic village agro service centers and market. अब देखिए जो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से भी अगर बात करते हैं, सामाजिक रूप से होता है, सामाजिक सबकी एक समानता नहीं। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैन नॉट बी अटेन्ड ओनली थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी जरूरी नहीं अभी एग्रीकल्चर का, और भी इसके अलावा अलाइड एक्टिविटीज होती है, इसकी एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज होती है, उनमें उसको काम मिले। जो अलाइड एक्टिविटी उससे छोटी मोटी इंडस्ट्री होती है या ऐसे कोई काम कर सकते हो। एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज हैव टू डेवलप, उस एरियाज में जो एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, जो उद्योग धंधे हैं, उनको लगाया जाए ताकि उन लोगों को रोजगार मिले along with the other sector of economy. This shall lead to the diversification of economic base, और उससे जो हमारा जो इकोनॉमिक बेस है उसका डाइवर्सिफिकेशन होगा, और इस प्रकार से एक फंक्शनल आपस में एग्रीकल्चर का जो नॉन एग्रीकल्चर लोगों का आपस में एक फंक्शनल रिलेशनशिप होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी एरिया के अंदर कोई अगर वहाँ पर सरसों ज्यादा होती है तो वहाँ पर इस प्रकार से और भी लगा सकते हैं, किसी एरिया में कोई मक्की ज्यादा होती है या डेयरी फार्मिंग जैसे कोई लोग वहाँ पर पशु पालते हैं, तो पशुपालन वहाँ पर कोई मिल्क प्लांट लगाया जा सकता है, इस प्रकार के प्लांट लगाएं, यानी वहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं, उससे जो प्रोसेसिंग करते लोग उनको रोजगार मिलेगा और उस एरिया का डेवलपमेंट होगा और उनकी इनकम जो बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जो एग्रीकल्चर और एनिमल है तो उसमें काफी कुछ देख सकते हैं आप। तो ये था बच्चों आपका इस प्रकार से इसमें ये चैप्टर था आपका। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, राइट ये कुछ क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आपको तो पूछ सकते हैं आप, इसको ध्यान से पढ़ें और इसको डिस्कस करें। इससे जो मैप दिए गए हैं ध्यान से मैं दोबारा फिर आपको एक बार बता देता हूँ। इसका जो मैप है ये देख सकते हैं, इसका ये इंदिरा गांधी कैनाल का ये दिखाया गया है कि ये फोटो दिखाया गया इंदिरा गांधी कैनाल एंड एडजॉइनिंग एरिया, इसका जो साथ में किस प्रकार से प्रोग्रेस होती है।
और ये इसका मैप है, ध्यान से देखें। इसमें कई बार ये देखिए मैप आ जाता है क्वेश्चन के अंदर, और इसलिए भी इसका जो मेन जो है कहाँ से, देखो मेन जो कहाँ से निकली है, ये देखिए ऊपर से देखिए, ये आपको ये हरी के बैराज से, देखिए सतलुज और ब्यास रिवर जहाँ मिलती है वहां पर एक बैराज बना हुआ है, और उस वहां से कनाल निकाली गई है, बहुत लंबी नहर, सबसे लंबी नहर है ये। और उसके बाद देखिए ये पंजाब में एंटर करती है, पंजाब के बाद फिर पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ, इसकी जो मेन देखिए मैं आपको बता था कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ है ये, और इसलिए इसको डिफेंस कैनाल कहते हैं। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको बुक में, लेकिन मुझे पता आपको डिफेंस कैनाल के रूप में जानते हैं। इसका जो मेन पर्पज है वो डिफेंस से भी है, लेकिन हम इसका यूज करते हैं, इरिगेशन के अंदर भी यूज किया जाता है इसका। ये था बच्चों आपका चैप्टर है, तो कल आपका नेक्स्ट चैप्टर इससे जो है वो स्टार्ट करेगा। मैंने आपको सिलेबस बताया गया। अगर फिर भी कोई किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो आई थिंक इट विल बी क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच।